सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के जीएस के प्रश्न और उनके ऑफिशियल उत्तर। किसी भी एग्ज़ाम को एनालिसिस करने का सही तरीका होता है पिछले वर्ष के क्वेश्चंस आंसर। आगामी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इन प्रश्नों को आप देखें और फिर जिस भी सेक्शन में, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके में अगर आपको लगे कि और अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है तो आप उस हिसाब से अपने तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण क्लास। क्वेश्चन है, वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स का नियम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स का नियम। आगे देखते हैं इसका एनालिसिस। और आगे भी ऑप्शन में जो दिया गया है, बॉयल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, डाल्टन का नियम, तो ये सब भी देखेंगे। बॉयल का नियम कहता है आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। बॉयल का नियम क्या कहता है? आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समान ताप व दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में कणों या अणुओं की संख्या समान होती है। क्या कहता है? समान ताप व दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में कणों या अणुओं की संख्या समान होती है। आगे दिया हुआ है, रसायन विज्ञान और भौतिकी में डाल्टन का नियम या डाल्टन का आंशिक दाब का नियम परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के कुल दाब तथा उन गैसों के आंशिक दाब के संबंध में है। इस नियम के अनुसार परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये कहता है डाल्टन का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? तो देखिए, कथन और कारण वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं और इसमें बताना होता है आपको। जैसे ए में दिया हुआ है, भारत ने 2022 में क्षीयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुसार अनुदान से मालदीव को सहारा दिया। अनुदान मतलब $4 बिलियन का अनुदान से मालदीव को सहारा दिया। किसने? भारत ने 2022 में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगला है, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी सबसे अधिक है। तो इस स्टेटमेंट में जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट, तो इसमें जो है बी आपका सही होगा, ए आपका गलत होगा। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको देखना होगा जो $4 बिलियन का था या उससे कम था या उससे ज़्यादा का था। अगर ये सही होता है, अगर $4 बिलियन, तो क्या वो मालदीव को दिया गया या किसी और देश को दिया गया, ये आपको पता करना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स जिसे कहा जाता है, के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैरी हेमंड हेस। हैरी हेमंड हेस इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, वर्ष 1962 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। जीएसटी के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पता होना चाहिए। जैसे अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे। प्रत्यक्ष कर की परिभाषा, प्रत्यक्ष कर कहा किसे कहा जाता है? यह कर केवल उस व्यक्ति द्वारा भरा जाता है जिस व्यक्ति पर यह लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? यानी कि उसी
व्यक्ति के द्वारा भरा जाएगा जिस पर यह टैक्स लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर में कर देता, जो कर देने वाला होता है, कर का दबाव, इंसिडेंस ऑफ टैक्स और कर बोझ, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष कर में व्यक्ति यह कर किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल नहीं सकता है। यह भुगतान करदाता को स्वयं ही करना होता है, इसलिए तो इसे बोला गया डायरेक्ट टैक्स। आयकर, निगम कर, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स, निगम कर, धन कर प्रत्यक्ष कर में आते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है निगम कर कैसा कर है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स, तो आपको बताना होगा ये डायरेक्ट टैक्स है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। अप्रत्यक्ष कर में कर का दबाव और कर बोझ अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। अप्रत्यक्ष करों में कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति ऐसे करों का बोझ दूसरे पर टालने का विकल्प रखता है, उसमें नहीं टाला जाता था। जैसे यह कर भुगतान करने वाला व्यक्ति सरकार को चुका देता है और उसके बाद वे इस कर को अन्य व्यक्तियों से बरामद कर लेते हैं। जैसे कि व्यापार कर, सेवा कर, चुंगी कर, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि व्यापार कर, सेवा कर, चुंगी कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन शुल्क जैसे कर अप्रत्यक्ष करों में आते हैं। ये आप एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, सेवा कर कैसा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स। चुंगी कर कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, व्यापार टैक्स यानी कि व्यापार टैक्स हो गया आपको। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको पता होना चाहिए। आगे है, जैसे किसी वस्तु पर लगने वाली कर व्यापारी सरकार को दे देते हैं, लेकिन इसके बाद इस कर को वे वस्तु के मूल्य में शामिल कर देते हैं और फिर उपभोक्ताओं से इस कर को वसूलते हैं। तो कहने का मतलब इस टाइप के टैक्स जो होते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर, संक्षेप में व से क हिंदी में दिया हुआ है और इंग्लिश में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में 1 जुलाई 2000 से लागू, यानी कि ये जो टैक्स जो लागू हुआ ये भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। इसके लागू होने से केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर, मतलब अलग अलग टाइप के जो टैक्स लगते थे सबको हटाकर एक सिंगल टैक्स लगाया जाता है। हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हो गई है। इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है और आपको बताना है वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। अब आगे देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री खुद होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, आप उसको ध्यान में रखिएगा। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है, जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 5 टाइप्स है टैक्स का, ठीक है ना। इसमें जो है 5 कैटेगरी किया हुआ है, किस पर 5% लगेगा, किस पर 0% लगेगा, किस पे 12% लगेगा, कौन सी वस्तु पे 12% लगेगा, किस पे 18% है, जो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस आइटम है उस पर 28% का टैक्स लगेगा। तो मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की दर लगती है। तो ये टैक्स के टाइप से जीएसटी कब से लागू हुआ ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 जुलाई 2017 और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में जो ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत इस टैक्स को लागू किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर है धन विधेयक। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक। धन विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें किसी कर को लगाना, हटाना या उसमें परिवर्तन करना
केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन जमा करना या धन निकालना और किसी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभावित व्यय घोषित करना आदि उपबंध शामिल होंगे। तो कहने का मतलब आर्टिकल 110 धन विधेयक इज रिलेटेड टू, और इसे लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में ही इसे डिस्कस किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपको मिलान करना है, बॉक्साइट है, अभ्रक है, कोयला है और तांबा है, और भंडार का क्षेत्र जो है ये लोहरदगा है, भीलवाड़ा है, झुंझुनू है, झरिया है। तो देखिए बॉक्साइट जो है इसका ऑप्शन 4 होगा। बॉक्साइट का जो होगा ये होगा लोहरदगा, अभ्रक होगा भीलवाड़ा, कोयला हो गया आपका झरिया, तांबा हो गया झुंझुनू। तो ये इसके मिलान किए गए हैं, आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। अगला है जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है। तो इसका आंसर होगा इकाइनोडर्मिटा। आइए देखते हैं विस्तार पूर्वक। अंग्रेजी शब्द इकाइनोडर्मिटा का अर्थ होता है कांटीदार चमड़े वाले प्राणी। शूल चर्मों, शूल मतलब कांटा, चर्मों का अध्ययन अनेक प्राणी विज्ञानियों ने किया है। इस संघ में 4000 प्रकार के प्राणी हैं जो संसार के सभी सागरों और विभिन्न गहराइयों में पाए जाते हैं। एस्केलमेंथीज ये दूसरा ऑप्शन है, या निमेटोड जिसे बोला जाता है। वे प्राणी होते हैं जिनका शरीर अंगीय स्तर का तथा द्विपार्श्व सममित होता है। यह प्राणी धागे के जैसा होते हैं, इसलिए इन प्राणियों को सूत्रकृमि भी कहा जाता है। एस्केलमेंथीज निमेटोड संघ के प्राणियों में एक अवास्तविक शारीरिक गुहा होती है। तो ये एस्केलमेंथीज के बारे में था। इससे पहले वाले में इकाइनोडर्मिटा के बारे में था। अब बात करेंगे मोलस्का। ग्रीक भाषा के शब्द मोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है कोमल शरीर यानी कि सॉफ्ट बॉडी। यह आर्थ्रोपोडा के बाद एनिमिलिया जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मेयर के अनुसार इसकी लगभग 80,000 प्रजातियां ज्ञात है। कितनी? 80,000 प्रजातियां। अब बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा। ग्रीक भाषा के दो शब्दों हेमी तथा कॉर्डाटा से बना है। हेमी का अर्थ होता है हाफ, कॉर्डेटा का अर्थ होता है रस्सी, कॉर्ड स्ट्रिंग। हेमिकॉर्डेटा को अर्धरज्जु की हाफ कॉर्डेटा भी कहा जाता है। हेमिकॉर्डेटा शब्द बेटसन द्वारा दिया गया। मेयर के अनुसार इसकी 80 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां? 80 प्रजातियां पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दुगुना करना। ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, अदरवाइज जितने भी आंसर दिए हुए हैं ये सब इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला है ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर इफेक्ट की खोज किस वर्ष की गई थी? तो सीधा सीधा पूछा जा रहा है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट जो पूछा गया ये कब प्रभाव मतलब कब इसकी खोज हुई थी? तो 1842 में, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। डॉपलर प्रभाव क्या है ये भी इस क्वेश्चन में अच्छे से बता दिया गया। अगला क्वेश्चन है पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 1, 2 और 3 यानी कि तीनों के तीनों सही होंगे। 1, 2, 3। अब सारे के सारे स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये इसमें कहा क्या जा रहा है? तो ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में है, यानी कि मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में है। तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में है, और सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में है। बस इतना ही पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको स्टेटमेंट देख करके डरना नहीं है, आपको पूरा पढ़ना है। ICAR ये गुमराह करने के लिए था, बस आपको पूछा जा रहा है मूंगफली अनुसंधान कहाँ है। तोरिया सरसों, तोरिया यानी कि तोरी जिसे बोला जाता है, तोरी और सरसों का अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, और पूछा जा रहा है सोयाबीन का निदेशालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये पूछा जा रहा है। अगला है आवृत्तियों के अवरोही यानी कि घटते क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या होगा? तो एक्स किरण, फिर उसके बाद अवरक्त किरण, फिर उसके बाद सूक्ष्म तरंगे, फिर उसके बाद रेडियो तरंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में लघु बचत योजनाओं में से किए गए परिवर्तनों के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो देखिए ए और बी सही है, सी गलत है। 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की ब्याज दर 6.8% से बढ़कर 7% कर दी गई है, और वरिष्ठ नागरिक की जो बचत योजना होती है उस पर 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। अब सुकन्या समृद्धि खाते में क्या हुआ है, 7.5% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है? जी नहीं, 7.5% से बढ़ाकर 9% नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ए और बी होगा, सी नहीं होगा। छात्रों के लिए कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता प्राप्त करने के लिए 2021 में शुरू की गई योजना का नाम बताइए। जिसका आंसर हो जाएगा निपुण। करंट अफेयर से रिलेटेड है, एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। लास्ट 1 ईयर की जो कुछ योजनाएं हैं, अब आप कहेंगे तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ योजनाएं हो, लास्ट 1 साल के जो योजनाएं हैं भारत सरकार के द्वारा। 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितनी थी? तो ये 34 किलोमीटर बताया जाता है। कहीं कहीं पे 35 किलोमीटर भी है, लेकिन आप देख सकते हैं 38 है, 51 है, 25 है, तो 34 इसका आंसर हो जाएगा। आगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, तीनों के तीनों सही होंगे। नरी कोरवन समुदाय, हट्टी समुदाय, कड़ू कुरुबा समुदाय और कापू समुदाय इसका आंसर नहीं होगा, बाद बाकी ये तीनों के तीनों सही होंगे। अगला है यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH, जैसे ही OH बोला जाए तो अल्कोहल, ध्यान रखिए इस चीज़ को। कीटोन वे कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें कार्बनिक समूह होता है जिसका सामान्य सूत्र होता है RCOR, यानी कि C2H4 मीथेन हो गया। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज CnH2n+2 CHO। तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, इसको आप देखना होगा। एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, इनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए विशेष करके, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। वर्ष 2022 के लिए BCCI पुरस्कारों के संबंध में सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। A1, B2, C4, D3। तो A1 जैसे बोला गया, ऋषभ पंत वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। जसप्रीत बुमराह 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज। सूर्य कुमार यादव जो है वर्ष 2022 के लिए T20 मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। श्रेयस अय्यर वर्ष 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार? अनुच्छेद 15(2). भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का प्राधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226। कितने प्रकार के रिट होते हैं? तो 5 प्रकार के रिट होते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वो कौन कौन से रिट हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ये है आयरन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखन वरिष्ठ प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवकीय एंजाइम। जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, तो देखिए ए और बी दोनों के दोनों सही हैं। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है, ये भी सही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आई थिंक 25 क्वेश्चन थे टोटल के टोटल, जो 2022 का जो मेंस का एग्जामिनेशन हुआ। जैसे कि आपको पता है इस बार से सिलेबस चेंज हो चुका है। मेंस में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, कंप्यूटर, टाइपिंग, ये सारे के सारे होते हैं। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। उसके बाद फिर अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं, अब 3 तारीख का है, वो 4 तारीख के पेपर में देखते हैं 4 तारीख के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन GS के पूछे गए हैं। क्वेश्चन में आप क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।